हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। अगर आप कमजोर छात्र हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों, तो सिर्फ मात्र मेरी गारंटी आप लोगों के लिए है कि बस इस वीडियो को देखकर आप चले जाओ। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो मेरे प्यार बच्चों, तो 100% मेरी गारंटी है कि आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, पूरा का पूरा महामैराथन का वीडियो लेकर आया हूं, मतलब एक टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ा हूं, पूरा के पूरे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं मेरे प्यार बच्चों। और 22 फरवरी को 100% आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और जितना भी क्वेश्चन इसमें मैंने बताया है सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल आप लोगों का समय नहीं मैं नष्ट करने वाला हूं, तुरंत मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं और पहला प्रश्न बताने वाला हूं। देखो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब चार ऑप्शन आपको दे दिया, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक कथन सही है जिसे आपको पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता के जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अजंता के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन सत्य है। आगे अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न मेरे प्यार बच्चों क्या बोला है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक करना, निबंध विधा की रचना है और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बढ़े, अगला वही प्रश्न तीसरा देखें कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं और ए वाला ऑप्शन इस तरह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का है और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला। आगे अगर हम बात करें पांचवा प्रश्न की गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र जी का है और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सारे क्वेश्चन कराना इसलिए मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं, समय बिल्कुल नष्ट नहीं होने दूंगा आप लोगों का। आकाशद्वीप और ममता कृति है। तो आकाशद्वीप और ममता कृति दोनों कृतियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सातवां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न यहाँ पे यह है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम की सिपाही की रचना मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय जी ने किया है और इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें आठवां कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो मर्यादा और हंस है और ए वाला ऑप्शन इस तरह आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात करें कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो है वो राम कुमार वर्मा जी हैं और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो प्रश्न नंबर 10वां कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यार बच्चों? तो मेरी असफलताएं हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस तरह। 11वां प्रश्न अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु मेरे प्यार बच्चों नाटक विधा की रचना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही 12वां प्रश्न है कि तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की है और ए वाला ऑप्शन इस तरह आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न नंबर 13 है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है और बी वाला ऑप्शन इस तरह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आत्मकथा विधा की रचना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 15वां प्रश्न कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और सी वाला ऑप्शन इस तरह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 17वां प्रश्न कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश भारती जी हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही 18वां प्रश्न बर्फ की गुड़िया के रचनाकार। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती, इनके भी बी वाला ऑप्शन ही जो है राइट आंसर होगा। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए अगर आगे हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों नीड के निर्माण किसकी रचना है? यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी की है और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 19 का ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20वां
कि झूठा सच किस विधा की रचनाकार है। तो झूठा सच किस विधा की रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपन्यास विधा की रचनाकार है। बी वाला ऑप्शन इस तरह बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लो 21वां प्रश्न, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, ठंडुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, तो गुलाब राय जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि उसने कहा था, क्या बोला, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजा रानी में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास है। ए वाला ऑप्शन को बिल्कुल राइट आंसर कर दीजिए। 30वां प्रश्न देखिए, अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, आग, ये तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं इन चारों ऑप्शन में से कौन है, वो है ऑप्शन ए मर्यादा और हंस। ये दोनों जो हैं पत्रिकाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। तो 31 का ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 की अगर हम बात करें, 32 है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया, अमृत राय जी ने किया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत राय। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 33 क्या है, आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी की है दोनों कृतियां। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकाश द्वीप और ममता दोनों कृतियां किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 34। 34 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि गबन उपन्यास है। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है कि गबन उपन्यास किनका है, प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन ए गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। ये तो आप लोगों के तुम दिमाग में रटा हुआ है। इसी तरह 70 प्रश्न पूरा अगर रट डालते हो तो पूरा समझ लो कि 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता आपको। ये ऑब्जेक्टिव वाला पूरा उठा ले जाओगे 20 में 20। ठीक है, गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न है 35, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 36। 36 है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले पे आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 37। 37 है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किनकी, तो राहुल संकृत्यायन की मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न है 39, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहूस को। ये बात याद रखना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहूस। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40वां प्रश्न, देखो क्या है 40वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अब इन चारों ऑप्शन में से हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न याद होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। फिर अगला देखो 41 प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम कहानी है। तो हिंदी का प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ले तो इंदुमती। कौन, इंदुमती। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है, तो आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे और हम 43
कि छायावाद की विशेषता है, तो इनमें से छायावाद की विशेषता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका सौंदर्य एवं प्रेम। कौन? सौंदर्य एवं प्रेम। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। वहीं अगर हम आगे बढ़े अगला प्रश्न देखेंगे 45 है कि आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 प्रश्न देखो आगे। अगला प्रश्न है 46 क्या बोला है कि छायावाद के कवि हैं। ठीक है, छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़े अगला प्रश्न 47 है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। इन चारों में से तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है? आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी श्री रामचरितमानस। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 48 देखो कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 है कि भारत भारती के रचनाकार है। तो भारत भारती के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न देखिए क्या है। अर्धनारीश्वर के रचयिता है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? आपको भी जानकारी होगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? रेणुका? बिल्कुल नहीं। पारिजात? ये भी नहीं है। ऑप्शन सी लहर? बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की रचना लहर है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 52 प्रश्न है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। देखो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यात्रा वृत्त विधा की रचना है, और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है 53 प्रश्न है कि अजंता के रचनाकार हैं। ठीक है, तो अजंता के रचनाकार कौन इन चारों ऑप्शन में से हैं? तो अजंता के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 54। पृष्ठ नंबर 54 है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। देखो प्रेम वाटिका के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके रसखान जी। कौन है? रसखान है, और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रसखान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखो 55 मतलब 55 प्रश्न क्या है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। कह रहा है कि निम्नलिखित में रस है, मतलब ये पूरा पंक्ति जो दिया है इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाले पे रंग के चले आइएगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 56 जो है वह है कि पीपर पात सरिस मंडोला। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब कौन सा अलंकार इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है? पीपर पात सरिस मंडोला में वह है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखो 57 प्रश्न नंबर 57 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं, ये दूसरा चरण है और ये लास्ट वाला चौथा चरण है। इसमें कितनी कितनी मात्राएं मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है? 13 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 का ए वाला। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 58 प्रश्न। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। कह रहा है कि वाक्य भेद कीजिए, बताना है कि कैसा वाक्य है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। मेरे प्यारों ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाले पर रंग के चले आइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 क्या है? वह खड़ा नहीं हो सकता। कह रहा वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। अगर इसके हम लोग
भाववाच्य रूप में इसको बोला जाए तो कौन सा सही होगा? वह खड़ा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर भाव के रूप में इसको कहा जाए तो सेंटेंस यही बनेगा कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। डी वाला ऑप्शन। आगे वही बात करें प्रश्न नंबर 60। यह बालक बहुत मेधावी है। अब यह के नीचे देखो अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण है, यह एक वचन है और यह पुल्लिंग है और विशेष से बालक है। मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो 61। प्रश्न नंबर 61 है कि अनुचर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अगर अनुचर में अगर मैं उपसर्ग की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? अनु, क्योंकि अनुधर चर होता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम 62 की प्रश्न बात करें, प्रश्न नंबर 62, तो प्रश्न नंबर 62 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना का अगर हम समास विग्रह कर दें तो यह आपका योजक चिन्ह लगा, देखिए गंगा, इसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह जब हटाते हैं तो और का प्रयोग करते हैं। किनका? और का। तो गंगा और यमुना, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। अगर सुहाग शब्द का अगर हम तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 64 तद, जो कि पुल्लिंग है, कह रहा है उस शब्द का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या होगा? तद शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप देखें मेरे प्यारे बच्चों, वह तस्य होगा। क्या हो जाएगा? तस्य। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी में समास पूछ रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है 66। प्रश्न नंबर 66 है अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। तो अच्छी शब्द का अगर हम तद्भव देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छी मतलब आंख होता है। अच्छी का अगर हम तद्भव बात करें तो आंख होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 67। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शनों से बताना कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल होता है, पावक भी होता है, ज्वालस भी होता है। ये अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करें 68 प्रश्न है कि यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला से। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे पास? तो उपमा अलंकार है। 68 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन कारबर करहीन अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहा इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? इस पंक्ति में रस की अगर हम बात करें, करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम दिमाग में छाप लेना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखेंगे, 70वां प्रश्न है। 70 प्रश्न है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो तुम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो तुम जो है वह सर्वनाम होता है, माध्यम पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 70 का डी। मेरे आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारों चो, तो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों को पढ़ के जाना है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में 100% गारंटी कि वही गद्यांश आपको पूछे जाएंगे। जिसमें से पहला है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब मेरे प्यारों चीज के नीचे 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है,
उत्तर अ का संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, यह हुआ संदर्भ। दूसरा बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां तक अंडरलाइन किया गया, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हमने हेडिंग डाला। इसके बाद लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, नष्ट कर देता है। इसके बाद देखो नीचे स वाला प्रश्न क्या बोला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो आप इसका उत्तर यहाँ लिखोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो भाई वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो ये पहला गद्यांश हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार दूसरा गद्यांश देखो कौन सा आपको पढ़ के जाना है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल जो है बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, अब मेरे प्यारो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी पहला प्रश्न बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए पहले हम लोग उत्तर में संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। ये भी उसी चैप्टर का है और जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस अब इसी तरह ब वाला प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, कहां तक कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या देखो यहाँ पे उत्तर ब लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विविधता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो है मेरे प्यारे बच्चों शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। ठीक है, इसके बाद देखो स वाला प्रश्न, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है। तो उसका उत्तर मेरे प्यार बच्चों यहाँ लिखोगे कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो है मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। बस हो गया। इसके बाद तीसरा जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक जो है आंखों को अंधा बना रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो उसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, संदर्भ हेडिंग डालो और लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो संदर्भ हो गया। इसके बाद बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों इसमें 2 रेखांकित अंश है, एक प्रथम रेखांकित अंश है, एक द्वितीय रेखांकित। दोनों मैंने इसलिए बताया कि दोनों में दोनों आते हैं, मतलब दोनों में से या तो पहला वाला दे देगा आपको एग्जाम में या तो दूसरा वाला दे देगा, इसलिए दोनों मैंने ले लिया है। तो पहले लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे यहां से लेके यहां तक कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो देखिए हमने डाला है उत्तर ब
प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वो क्या हो गई, हतप्रभ हो गई। वो आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, दुस्साहस किया हुआ है। यह है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम करेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब यहां तक कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए फिर हेडिंग हमने डाला द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक जो है ममता की आंखों को अंधा बना रही है थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। बस हो गया। इसके नीचे मेरे प्यारों जो स वाला प्रश्न, स में मेरे प्यारों जो दो प्रश्न है। पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो हम लोग स में पहला उत्तर देखेंगे। स में पहला वाला कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और वही स में दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो उसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बस हो गया। इसके बाद अगला जो गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको किसी कीमत पे तैयार कर जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वह है कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोने मतलब खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके नीचे तीन प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो चलो उत्तर लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग डालो और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, मतलब उसी चैप्टर ममता की चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस। फिर इसके बाद बोला है ब वाला प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां तक कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका व्याख्या करना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। लिखोगे आगे कि आज मैं इस घर को छोड़े जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का जो अंत समय निकट आ गया है। अब यहाँ पे तुम मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो ये आपका रेखांकित अंश का व्याख्या था। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लो। इसके नीचे फिर तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य जो है अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व जो है अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति जो है अंतहीन समय तक क्या करे, विश्राम भी कर सके। अब यह भी गद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा गद्यांश अब तक मैं बता चुका हूँ। तो चार गद्यांश हमने बताया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। गद्यांश भी 6 नंबर के लिए आता है और इधर पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का आता है। पहला जो है आप लोगों का पद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उद्धो मन न भय 10-20, एक हो तो 100 गयो श्याम संग को अवराध है इस, इंद्रिय शिथिल भई केसो बिनु जा देही बिनु शीस,
आशा लागी रहती तन श्वासा जीवी कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये मेरे प्यार बच्चों 2023 में जो 6-7 सेट पेपर होते हैं, 7 सेट के पेपर होते हैं, उसमें कम से कम ये 4 सेट के पेपर में ये आप लोगों का गद्यांश अरे पद्यांश आया था। इसलिए मैं इसको लिया हूं, क्योंकि 2024 में भी आप लोगों का 100% 22 फरवरी को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको तुरंत पहले वाला ही उठा लिया हूं। ठीक है। अब इसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि उद्धव जी ने मथुरा से गोकुल क्यों आए। दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर पहला देंगे कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसमें लिखेंगे कि यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है मेरे प्यारों। जो प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद जो है वह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। ठीक है, सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। ये प्रसंग है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, व्याख्या। व्याख्या नोट करो कि गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवर्त हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। यह है उसका हिंदी में अनुवाद। एक प्रश्न और पूछा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, तो उसका उत्तर देखो कैसे लिखोगे। लिखोगे उद्धव जी गोपियां का योग मिलन संदेश के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। ठीक है, गोपियों के योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हुए हैं। कौन, उद्धव जी। क्लियर हो गया। चलो, ये पहला पद्यांश था। दूसरा पद्यांश जो मेरे प्यारों जो आपको याद करना है, यह है आपका कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन हैं, सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, और लोकती लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसके बाद दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुरूप है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद देखते हैं। पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे इसका कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। लिखोगे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। अब हम इसका क्या देखेंगे मेरे प्यारों, चुप व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां जो हैं राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई
अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई हो। ठीक है, यह व्याख्या है। अनुराग तड़क का अर्थ पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, तो अनुराग तड़क का क्या अर्थ है? प्रेम रूपी सरोवर है। अनुराग तड़क का अर्थ क्या है? प्रेम रूपी सरोवर। अब तीसरा जो पद्यांश जो आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोषण गर्जन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी प्रश्न है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। दूसरा है कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है? तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे, उत्तर में पहला संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है मेरे प्यारों, जो त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ठीक है, अब इसमें प्रसंग भी लिखना होता है, तो लिखोगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब मेरे प्यारो चीज का व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में लिखोगे कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप के साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र प्रताप का ऐश वैभव युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। अब एक प्रश्न और पूछा था कि दिवाकर और निशाकर क्या का अर्थ? तो कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को चंद्रमा कहा है। बस हो गया। और चौथा जो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का पद्यांश जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको याद करना ही है किसी कीमत पे, वो यह है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो उसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। चलो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग में लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम करेंगे इसका व्याख्या, नोट करते रहो कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत होता है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। एक प्रश्न और था मेरे प्यारे बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गद्यांश और पद्यांश दोनों क्लियर हो गए। अब स्टार्ट होगा संस्कृत का गद्यांश जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है मेरे प्यारो बच्चों? पहला नोट करो, जो सबसे ज्यादा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। लो ये पहला वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारो बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, दिख रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नीचे अब उसका उत्तर लिख रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उत्तरित, मतलब वाराणसी चैप्टर से वाला लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें
तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अनुवाद इसका। अनुवाद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर और पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस हो गया। इसके बाद दूसरा जो याद करना है मेरे प्यारे बच्चों यह है, ऐसा करम करम वीरम संस्कृति वाला, यहां से लेके यहां तक देख लो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। इसके बाद देखो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें, लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारी प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। इसके बाद तब अनुवाद लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसका कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, ये भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लो पहला नोट करो, यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया है। अब हम करेंगे इसका अनुवाद, देख लो इसी का अनुवाद करने जा रहे हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी जो है वो माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी जो है मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस। अब दूसरा जो आपको याद करना है पद्यांश, वो यहां से लेकर यहां तक, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति वाला, यहां से लेकर यहां तक। बस 2 याद हो गया ना, काम बन गया आप लोगों का, ठीक है। नोट कर लो। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृतिक नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद अब देखो, मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों के मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए गए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। क्लियर। चलो अब मेरे प्यारों जो महत्वपूर्ण श्लोक जो 2 नंबर के लिए आता है आपके एग्जाम में, तो 2 ही श्लोक बहुत काफी हैं कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभेत्र सम वीर वीरभाव ही वीरता। ये पहला श्लोक याद कर लो। और ये दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों की सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बस 2 याद है तो 2 नंबर आपके क्लियर है श्लोक में, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारों जो पत्र लेखन है, क्या है, पत्र लेखन, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पत्र लेखन पूछा जाएगा। कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए पत्र लेखन। चलो मेरे प्यारों एक पत्र लेखन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंदगी के लिए तो पूछेगा ही पूछेगा कि अपने क्षेत्र में अगर आपको व्याप्त गंदगी के कारण अगर डेंगू और मलेरिया फैल जाता है, ठीक है, और भयंकर बीमारियों की जानकारी अगर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है कैसे, तो आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्र लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले राकेश शुक्ला जो नाम है अपना अपना नाम लिख दिलिए, ठीक है। इसके बाद प्रधान, आप प्रधान मेरठ स्वच्छ मेरठ जागृति, मतलब आप प्रधान है मेरठ के, जो आपका जो भी आप हैं वहां पे अपना लिखिए। अगर छात्र हैं तो छात्र लिखिए, प्रधान है तो प्रधान लिखिए,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना दिनांक लिखिए, ठीक है, यहाँ बिहार। इसके बाद इतना आपका एड्रेस है। इसके बाद यहाँ उनका एड्रेस है जहां आप पत्र लिख रहे हो कि श्रीमान संपादक महोदय जी, दैनिक जागरण जी, दैनिक जागरण के हैं, मोहम्मलपुर और दिल्ली रोड के हैं। उनका एड्रेस आपने लिखा, ये उनका पिन कोड है। इतना एड्रेस उनका रहेगा जहां पे आप, जिनको पत्र आप लिख रहे हो। इसके बाद विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, तो क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में ये निबंध, अरे यह पत्र लेखन लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे महोदय कामा लगाकर पूरी कहानी लिखना स्टार्ट करोगे, कि लिखोगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुरी, ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवरी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें। यह सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। ये चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पानी भर गया है तथा तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी की इस बहाव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया व डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खेद का विषय यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराए जाने पर भी इनकी ओर से इस समस्या का समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। फिर धन्यवाद बोल दीजिएगा उनको। फिर यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। फिर आप बहुदी में जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा, जिसमें से पहला निबंध जो है वो इतिहास गवाह है इस बात का। आप किसी टीचर से पूछ सकते हो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये पहला ऐसा निबंध है कि जो 2013 से स्टार्ट मतलब 2023 तक लगातार आया है। 13, 14, 15 मतलब लगातार कभी भी ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। टोटल 5 निबंध आते हैं, 5 में से किसी एक का ही करना होता है, लेकिन आज की वीडियो में 3 आपको बताने वाला हूं मैं। सिंपल देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पहली बात लिखोगे कैसे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद रूपरेखा डालोगे। रूपरेखा में 5 टॉपिक डालोगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका रहेगा समस्या तथा समाधान, और 5वां रहेगा उपसंहार। जब ये डाल लोगे तब जाके नीचे से एक लाइन छोड़कर आप पहली हेडिंग डाल लाना प्रस्तावना। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाच्य हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है। कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ये नहीं कि किताबी भाषाओं को लिखोगे ना तो नंबर टीचर उतना देता नहीं है। अपने मन से लिखोगे, उसको समझा कर लिखोगे तो टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा आपको। अब दूसरे हेडिंग क्या डालोगे, प्रदूषण का अर्थ। लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या रहेगी, प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो पहला प्रकार आप डालोगे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में लिखोगे कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है।
इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखो हमने कितना सिंपल तरीके से लिखा है, जो जो आम भाषा में मैंने लिख के बताया हुआ है, ये कोई टीचर पढ़ सकता है, कोई बच्चा याद भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी जगह जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सिंपल है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे अगर हम बात करें तो तीसरा है मृदा प्रदूषण। लिखेंगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन लिख लेना, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। चलो अब चौथा क्या था, हेडिंग प्रदूषण की समस्या। तो चौथा प्रदूषण की समस्या डालेंगे, लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। ठीक है, विलुप्त होते जा रही है, यहाँ पे होते लिखेंगे और सेंटेंस अच्छा लगेगा, विलुप्त होते जा रही है। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण का समाधान। अभी हमने समस्या देखा, उसका समाधान भी देखना पड़ेगा। तो प्रदूषण का समाधान देखो, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को क्या करना होगा, रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत भी हो जाता है, जैसे गलत हो गया, तो आप बस सिंगल एक लाइन इस तरह डॉटेड कर दो। गलत अगर बीच में कहीं लिख दे रहे हो तो सिंगल लाइन डॉटेड कर दो। लेकिन मैं कहूंगा कि गलत हो जा रहा है तभी भी उसको छोड़ दो। ठीक है, इस तरह देखो देखने में गंदा लगेगा, लेकिन आप छोड़ दोगे तो एग्जाम में उसको समझ नहीं पाएगा, बस आपकी हेडिंग देख के उसको चेक कर देगा। क्लियर है ना आप लोगों को। तो यह पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान समाप्त हो गया। अब दूसरा निबंध देखने वाले हैं हम लोग। दूसरा निबंध मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी
हमने बहुत प्रगति की है, इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है, तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये उपसंहार लास्ट हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपकी एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी भी है। इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है, तो उसमें कैसे लिखोगे? पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें?
कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गांधी जी के अनुसार, कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। अब लास्ट रीडिंग मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। अब मेरे प्यारों, जो तीन हमने निबंध आपको बताया, तीन तो बहुत काफी है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में, और तीनों को हमने बताया बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब आसानी से करके 7 नंबर पूरा का पूरा लेकर एग्जाम में चले आना, क्योंकि इतना आसान कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो, मैं पहला एक पॉइंट आप लोगों को लेकर आ गया हूं महत्वपूर्ण गद्यांश का, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है। और मैं चैप्टर वाइज भी लेकर आया हूं, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आता है और उस चैप्टर के कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है, पहले मैं उस डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का मित्रता चैप्टर। और मित्रता चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे कम से कम 3 ऐसे गद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस मात्र 3 ही ऐसे गद्यांश है जो कि हर बार आपको आता है, जिसमें से मैं पहला आप लोगों को बताने वाला हूं, फिर आपका ममता चैप्टर है, फिर महत्वपूर्ण पद्यांश, बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों का इसमें गद्यांश है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। और ये आपका देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहां से लेकर यहां तक। फिर यहाँ पे है नीचे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैधसी की निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, एक आपका होता है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब एग्जाम में आपको या पहला वाला दे देगा या तो आपको नीचे वाला दे देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों कभी साथ में नहीं देता है। या तो ऊपर वाला दे देगा या तो नीचे का अंडरलाइन कर देगा। दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, ऊपर वाला भी कई बार पूछा गया और नीचे वाला भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। ठीक है, और ये आप नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा आईएमपी आप लोगों का पहला मैं आप लोगों को गद्यांश बताने वाला हूं। इसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। और दूसरा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इसमें दिया जाएगा, 2 नंबर इसमें दिया जाता है। और तीसरा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर इसमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। देखो सबसे पहले संदर्भ इसका पहले नोट करो। देखो उत्तर में अ में हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गदखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में अगर ऊपर वाला दिया रहेगा अंडरलाइन, तो इसे बोलते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है कि विश्वापात मित्र जीवन की एक औसत है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। अब इतना जो दिया है अंडरलाइन, इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाले हैं और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध, औषध मतलब दवाइयां, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती हैं, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वे हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा
और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हमें बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उसे वो हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देगा। जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें। ये आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में शुरू का अंडरलाइन दे दिया तो आप इस तरह व्याख्या करोगे। लेकिन आपके एग्जाम में अगर नीचे वाला दिया यहां से लेकर कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अगर यहां तक दे दे नीचे वाला तो उसका व्याख्या कैसे करोगे? तो उसका व्याख्या देखो, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसे मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वो हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। बस यह हो गया उसका व्याख्या। देखिए, एक प्रश्न और पूछा था यस्सा वाला कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे नोट करो कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। बस ये पहला जो गद्यांश था जो कि हमने बहुत डिटेल में बताया, क्लियर हो गया होगा। और मित्रता चैप्टर का ही ये आप लोगों का दूसरा गद्यांश है। क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों, यही जो आपको बताने वाला हूँ यही हर साल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। 3 प्रश्न इसके नीचे भी है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। फिर इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहाँ से। फिर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, 2 नंबर यहाँ से। तो पहले हम लोग उत्तर किसका देखेंगे, पहला वाला अ वाला, पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ। तो देखो हमने अ वाला संदर्भ हेडिंग डाला है, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ये आपको संदर्भ में लिखना है, 2 नंबर यहाँ से आपको फिक्स हो गया। इसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्बुद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। जहां तक अंडरलाइन किया गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसका हमें व्याख्या देखना है। तो देखो ब हमने यहाँ पे डाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होता है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति जो होती है हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। बस चलिए एक प्रश्न और है स वाला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, बस हो गया। और मित्रता चैप्टर का ही ये तीसरा जो कि लास्ट है, तीसरा का गद्यांश। मात्र 3 ही मित्रता चैप्टर में से गद्यांश है जो कि हर साल आते हैं और इस बार भी यही आएंगे और इन्हीं को तैयार करके जाना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्या है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है
राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ये मित्रता हो सकती है। तो ये जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। पहला कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखो 2 नंबर के लिए, और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए, और राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है 2 नंबर के लिए। तो सबसे पहले तो उत्तर हम लोग देखेंगे पहला वाला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। ठीक है। देखो संदर्भ अ वाला, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक जहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसे हमें व्याख्या करना है। तो देखो इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग। हेडिंग डालोगे ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे वैसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वैसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता निभ नहीं सकती। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के क्या है? स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखो एक प्रश्न और यहाँ पे बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि राम जो है धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ममता जो चैप्टर है, तो ममता चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और ममता चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ पे गद्यांश देखने वाले हैं। अभी हमने किसका देखा? मित्रता। मित्रता चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके मैंने 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश बताया। उसी प्रकार ममता के भी आप लोगों के 3 महत्वपूर्ण गद्यांश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो तीनों तैयार हो गया तो ममता चैप्टर का एक भी छोड़ के आने वाले नहीं हो तुम। इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मित्रता और ममता का। पहला जिसमें है ममता का, पहला है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो आपके एग्जाम में यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन दे सकता है। फिर पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर ये पिताजी में कांप रही हैं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी इसका अंडरलाइन दे देता है, कभी कभी का बहुत बार। तो या तो इसे प्रथम रेखांकित अंश क्या बोलेंगे, इसे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेंगे। लेकिन एग्जाम में दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ऊपर वाला ही देगा या तो नीचे वाला ही देगा। अब इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। देखो इसके नीचे 3 प्रश्न है। अ वाला क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। फिर है स में 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आएगा। पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अ देखेंगे। अ में क्या आपका संदर्भ? संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये किसमें लिखोगे? संदर्भ में। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में ऊपर वाला अंडरलाइन दे दें कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, तो इसका व्याख्या कैसे करोगे? तो देखो हमने हेडिंग डाला है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत ही बड़ा क्या किया है? साहस किया है। तो ये ऊपर वाला, जब ऊपर लाइन अंडरलाइन वाला दे दे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको ऐसे करना है। अगर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या दे दे यहां तक, ये वाला अंडरलाइन दे दे कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अगर ये वाला दे दे तो इसका व्याख्या कैसे करोगे एग्जाम में? तो देखो इसका व्याख्या द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से, शेरशाह मतलब उत्कोच के रूप में, घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, और ममता का मानना था कि वह विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का क्या होता है? साधक होता है। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला है इसमें कि सौ वाला, सौ का पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगाता? देखो सौ का पहला
क्या लिखेंगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के जो है ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये वाला अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा तो ये वाला पक्का देगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही देता है। ये वाला क्या है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे, देखो दूसरा वाला कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, चलो अब ममता चैप्टर का एक दूसरा हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों। कि अश्वर वही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह सांसद था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे 3 प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए 2 नंबर, और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए 2 नंबर, और चिर विश्राम गृह से क्या आशय है 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ देखो अ वाला संदर्भ, ठीक है, हेडिंग डाले हमने, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कि मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ। इसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, आप पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालने के बाद तब लिखोगे। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ से अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूं जहां मुझे अनंत काल तक क्या होगा, विश्राम प्राप्त होगा। यह था उसका व्याख्या। एक प्रश्न और मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो देखिए सवाल हमने लिखा है कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे, जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। अब मेरे प्यारों जो तीसरा देखो, ये तीसरा है किसके, ममता चैप्टर का। ममता चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण गद्यांश मित्रता ममता, ये दोनों तो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, 90% इन्हीं का गद्यांश पूछा जाता है, 90% मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या है कि यहाँ पे लिखे काशी के उत्तम में धर्म चक्र विहार मौर्य एवं गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यंतो मायम जना पुरिया पास्ते। ठीक है, आप देखो ये बहुत ज्यादा, अभी आप लोगों को मैं बताऊं सच में तो 2023 में हिंदी के 7 सेट के पेपर होते हैं, 7 सेट में 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और यही प्रश्न 2024 में भी लॉन्च होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न आ जाते हैं तो उसका रिपीटेशन होना चालू हो जाता है। देखो 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए, धर्म चक्र कहाँ स्थित है 2 नंबर के लिए। सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात खत्म। यह क्या है, संदर्भ लिख दिया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भगड़ चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसका व्याख्या करना है तो ब वाला हेडिंग डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी में भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन
बौद्ध बिहारों को बिहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त कालों के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला और शिल्पकला को बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का ज्ञान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडारों की दीवारें जो पर घास भूस तथा लताएं उग गई आई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे, और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भव्य भारतीय शिल्प कला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। ठीक है, यह था रेखांकित अंश की पूरा डिटेल में व्याख्या। इसके बाद 100वां प्रश्न है कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। चलो इसका आंसर देख लो। तो देखो 100वां, धर्म चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। ठीक है, तो देखो मित्रता और ममता दोनों के मैंने 6 महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोगों को गद्यांश बता दिया, इससे 12 के एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारों जो महत्वपूर्ण पद्यांश, और पहला हम लोग सूरदास वाला देखने वाले, वो भी पद चैप्टर से लिया गया। किससे? पद चैप्टर से। ठीक है, पहला जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सूरदास के पद में 3 ऐसे जो पद्यांश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आएंगे। जिसमें से पहला है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधी ईस, इंद्री शिथिल कई केसन बिनी जया देई बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवमी कोटि बरिस, तुम सौ सखा श्याम सुंदर के सबल जोग के इस सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारों, जो तैयार रख लेना। ठीक है, पहला है, 3 इसमें महत्वपूर्ण है, मैं पहला को बता रहा हूं। अब उसके नीचे प्रश्न है, पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे। अब मेरे प्यारों जो डिटेल में समझो, पहला उत्तर में लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत, मतलब पद शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग भी लिखना होता है, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव जी के समक्ष व्यक्त करती हैं। अब मेरे प्यारों चीज इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। अभी आपने देखा, उसका हम लोग व्याख्या देखेंगे, कितना डिटेल में देखेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी तरह के हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवर्त हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी जो श्वास है केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपिया उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विधा तथा मिलन के उपायों की ज्ञात हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहती है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम परम उपासिका हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, यह प्रश्न है, इसका भी उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों का योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए कहा मथुरा से कहां पे आए थे, गोकुल आए थे। ये हो गया। अब देखो दूसरा दूसरा जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चैप्टर के पद चैप्टर के सूरदास जी लिखे हैं। ठीक है, उन्हीं के दूसरा कि चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनी बोले रंग चले सर चित्र दराई, सूरद्वा स्वामी करुणा में बंदो ही पाई। अब इसमें से आपको चाहे 2 लाइन का अंडरलाइन दे सकता है या 3, लेकिन इसमें सब देता है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पूरा डिटेल में, एक नंबर आप लोगों का कटने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे प्रश्न रहेगा आपका, प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में आगे व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ इसमें बताना है आपको, मतलब कि संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी बताना है। इसके बाद दूसरा है, कवि सूरदास जो है भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे। उत्तर में देखो पहला पॉइंट हमने डाला हेडिंग संदर्भ, इसमें
तो देखिए संदर्भ हम लोग लिखेंगे पहले कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। देखिए पद शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, और सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, सूरदास जी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है, यह प्रसंग में है। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना बल चल करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही ज्यादा व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। यह उसका मेरे प्यारों जो व्याख्या हो गया। देखिए इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि कवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी के चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा जो है अपरंपार है, जिनकी कृपया लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों पर लांग जाता है और आपकी कृपया से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि जो सूरदास बार बार वंदना करते हैं। सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेता है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो मैं इसमें ऐड कर दिया हूं कि सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं से भी प्रश्न पूछे आप बता सको अच्छे से। चलिए देखिए मेरे प्यारों जो तीसरा, अब मैं तीसरा आप लोगों को बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो मई व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी व्रजवासी जिन्यो हित जदुतात। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी चैप्टर का है। देखिए इसके नीचे दो प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और दूसरा कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, देखो पद शीर्षक से उद्धृत है, मतलब उसी चैप्टर से लिया गया है जो अभी हमने दो बताया है। इसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। क्या व्याख्या है इसका कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बिता करते थे। ये सभी बात मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित का चिंता है और श्री कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रति जो था क्षण ध्यान करते हैं। तो ये था रेखा, वहां पे उसका व्याख्या हमने पूरा बता दिया डिटेल में। इसके बाद एक प्रश्न और था मेरे प्यारों, नीचे जो पूछा था कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है, क्योंकि 2 नंबर इसमें मिलता है, 4 नंबर इसमें मिलता है। तो 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए है कि श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ का जो समय वृंदावन और गोकुल में बीता उसी का वर्णन उपयुक्त पंक्ति में किया गया है और उसी समय का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यह 3 हमने उस चैप्टर का भी बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आज की वीडियो हमने बताया उससे आप लोगों के 12 नंबर बिल्कुल महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश से बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों के एक एक वीडियो में पूरे टॉपिक कवर करा के 95 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।